कुछ भौगोलिक परिभाषाएं। भैया बहनों, हम जिस धरती पर रहते हैं वह बहुत बड़ी है। इसी विशाल धरती पर अनेक देश स्थित हैं। इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत भी है। धरती की बनावट एवं विविध जानकारी हमें भूगोल विषय से ही मिलती है। भौगोलिक अध्ययन की अनेक जानकारियां हम अच्छी प्रकार से जान सकें, इसलिए कुछ आवश्यक भौगोलिक परिभाषाएं यहाँ दी जा रही हैं। आइए हम इनका अध्ययन करें। तो पहली परिभाषा है धरातल। धरातल किसे कहते हैं? धरती के ऊपरी तल को धरातल कहा जाता है। इसे ही हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ये देखिए, इस तरह का आपने देखा होगा रखा हुआ, आपके स्कूल में ऑफिस में भी होगा। पृथ्वी का गोलाकार नमूना या मॉडल ग्लोब कहलाता है। इसमें पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप, महासागर, देशों व रेखाओं का प्रतीक अंकित होता है। पूरी पृथ्वी में कहाँ पर क्या है, सब कुछ इस ग्लोब में अंकित होगा। मानचित्र एवं पैमाना। अब ये क्या चीजें होती हैं? पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। उतने लंबे चौड़े आकार को हम कागज पर नहीं बना सकते। क्या बना सकते पूरी पृथ्वी कागज पर? नहीं। अतः उसका प्रतिरूप मानचित्र या खाका कहलाता है। चूंकि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई बहुत है, अतः वास्तविक दूरी को हम अनुपात में मानकर मानचित्र में खींचते हैं। इस अनुपातिक दूरी को पैमाना कहते हैं। तो अब आपको समझ आया कि धरातल, ग्लोब और मानचित्र एवं पैमाना क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं एटलस या मानचित्रावली की। अब ये चीजें क्या होती हैं? तो देखिए, मानचित्रों की पुस्तक मतलब एक किताब जिसमें बहुत सारे मानचित्र मतलब नक्शे बने हुए होते हैं, उन नक्शों का संग्रह दर्शिका एटलस या मानचित्रावली कहलाती है। आप कहीं देखा होगा, आप लाइब्रेरी में जाएंगे या कहीं स्कूल में अपने अध्यापक से पूछेंगे या दुकान वाले किताब वाले की दुकान पर जाएंगे, ठीक है, तो उससे कहेंगे एटलस दे दो, तो वो आपको देगा। उस किताब में बहुत सारे नक्शे बने होंगे पूरी धरती के। अब बात आती है सौर मंडल की। आखिर ये सौर मंडल होता क्या है? क्या आप जानते हैं सौर मंडल कहाँ पर होता है? तो चलिए देखते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर कई पिंड चक्कर लगाते हैं। अब आप समझ गए कि कहाँ की बात हो रही है? सौर मतलब सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनकी बात होती है। इनमें ना दिखने वाले ग्रह, उपग्रह, तारा मंडल होते हैं। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो कई पिंड होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? ग्रह, उपग्रह और तारा मंडल। इन सभी पिंडों के समूह को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। सूरज जी और सूरज जी के चारों तरफ जो भी ग्रह, उपग्रह, तारामंडल होते हैं, उन सबको मिला के जो पूरा सा इनका घर बनता है, इसको कहते हैं सौर मंडल। अब आते उपग्रह पर। अब आपने इसमें पढ़ा कि सौर मंडल में चक्कर तो लगा रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही, ग्रह, उपग्रह, तारामंडल। तो सबसे पहले हम उपग्रह की बात करते हैं। ग्रह तो आपको पता है कितने ग्रह होते हैं? बताओ बताओ, ये आपको होमवर्क है, पता करके बताओ ग्रह कितने होते हैं। तो पहले हम उपग्रह की बात करते हैं। ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं। अब जो ग्रह हैं, उन ग्रह के चारों ओर भी कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अब इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे चित्र बना हुआ, ये देखिए, ये तो हमारे ये ग्रह हैं। ये देखिए, जैसे कि शुक्र, बुध, सूर्य, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। और ये देखिए, इसके चारों ओर क्या क्या चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये है वरुण है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये पिंड का परिक्रमा पथ मतलब ये गोल गोल, ठीक है। मान लो कि ये ग्रह हैं, ठीक है। तो इसके भी चारों तरफ जो चीज चक्कर लगा रही है वो इनके उपग्रह हो गए। यम है, ये अरुण है। तो ये आप अपने क्लास में पढ़ाई करते हैं तो अपने अध्यापक से पूछ सकते हो, भाई मुझे अच्छे से बताओ और एक एक करके समझाओ, ठीक है। तो खुद से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं प्रायद्वीप की। ये क्या होता है? भूमि के ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है। इसे अंतरीप भी कहते हैं। अब भाई, वो पृथ्वी है,
समझ गए। अब हमारा कोई भी ऐसा जमीन, ये समझ लो कि आप देखते हो आपके घर में जमीन पड़ी है, खेत है, कोई खेत का टुकड़ा ले लो, सामान लो, ठीक है। अब वो भाई खेत का टुकड़ा चार तीनों ओर से तो क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। देख लिखा है ना तीनों ओर से। अब तीनों ओर उसमें समुद्र है, तो बीच में जो है ना हिस्सा पानी के बीच में, उसको कहेंगे प्राय द्वीप, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और होती है द्वीप नाम से, वो क्या होती है, पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है, जैसे अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार हमारा भारत में ही है। तो अब आप समझे, द्वीप वो होता है जो चारों ओर से सी छोटी सी जमीन है आपकी, चारों तरफ यहाँ पे समुद्र समुद्र, ठीक है। और एक छोटी सी जमीन है जिसके तीन तरफ समुद्र, इधर इधर और इधर, तो वो कहलाएगा प्रायद्वीप। और जो चारों ओर से समुद्र से घिरा है वो कहलाएगा द्वीप, ठीक है। देखते खाड़ी, खाड़ी क्या होती है, ये समुद्र का वह भाग जो तीन ओर भूमि से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। अभी यहाँ तक तो जमीन को समुद्र घेर रहा था, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ समुद्र को जमीन घेर रही है। समुद्र का वह भाग जो तीन ओर से भूमि से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। बीच में समुद्र है, समझो कोई भाग है, मतलब पूरा समुद्र नहीं, कोई हिस्सा है, ठीक है। अभी इसके तीनों तरफ क्या है, जमीन है, धरती है, उसको कहेंगे खाड़ी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पर्वत या पहाड़ी, ये क्या होता है, ये तो वैसे आपको पता होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। पृथ्वी पर बहुत ऊंची उठी हुई पहाड़ियां पर्वत या पहाड़ कहलाते हैं। इनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं, उन्हें पर्वत श्रेणियां या पर्वतमालाएं कहते हैं। ये एक पहाड़ है, ये एक छोटी सी पहाड़ी है, वो तो हो गया। अब बहुत सारे लाइन से लगे हैं तो उनको पर्वत श्रेणी बोलेंगे, ठीक है, या पर्वतमालाएं बोलेंगे। तो इस तरह पहाड़ आपने देखे होंगे। अब बात करते हैं हिमानी की। हिमानी क्या होता है, आप में से किसी का नाम तो नहीं हिमानी? तो चलो अगर आपका नाम हिमानी है तो अपने नाम का अर्थ समझ लो। जब पर्वतों पर बर्फ पिघलती है तो वह ऊपरी ढलानों से नीचे की ओर खिसकती है, इसे हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर तो आप सबने नाम सुना होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो समझे किसकी बात हो रही, हिमानी की बात हो रही है। आपके बगल में बैठी हिमानी की नहीं हो रही है, ये बर्फ की बात हो रही है। बर्फों पे जो पर्वत है, उन पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है, वो सुना है ना आपने, जो ठंडे ठंडे बर्फ वाले पहाड़ होते हैं, सफेद सफेद सी बर्फ की चादर बिछी होती है। तो उन पहाड़ों से जब बर्फ पिघल के नीचे की तरफ खिसकती है तो उसको ग्लेशियर या हिमानी कहते हैं। अब पहले इधर देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है, वह भूमि जहां जो दूर दूर तक रेत फैली हो, भूमि का वो हिस्सा या वो उस तरह की जमीन जहां पे बस चारों तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत है। आप आंख उठा के कहीं भी देख लो, आपको बस रेत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, और पैदावार लगभग ना के बराबर हो। अब पूरे में ये देखिए रेत के ढेर है, यहाँ आपको कोई पेड़ पौधे दिख रहे हैं, नहीं ना के बराबर ही होंगे, कहीं इक्का दुक्का निकल आए तो। राजस्थान में थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपको पता लग गया कि एक मरुस्थल कहाँ है हमारा, ये राजस्थान में है, जहाँ दूर दूर तक बस रेत ही रेत है, रेतीली सी जगह है, वो उड़ रही है रेत, ठीक है, तो वो हमारा मरुस्थल कहलाता है। अब बात करते हैं झील की। तालाब की तरह बड़े आकार में विस्तृत जलाशय जो सदैव पानी से भरा रहता है झील कहलाते हैं। तालाब, ताल, तलैया, ये सब तो आपने देखे होंगे, आपके गांव में या कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे। बट उस तालाब का बड़ा रूप, जब उसमें बहुत सारा पानी होता है और ज्यादा बड़ा, उसमें पानी भरा रहता है, लेकिन वो नदी भी नहीं है, ठीक है, नदी तो बहती है इधर से उधर, लंबी चली जाती है। तालाब से बड़ी चीज जो बहुत सारा पानी भरा है बहुत एरिया में, उसको झील कहते हैं, ठीक है। घाटी, घाटी क्या होती है, पहाड़ों की तलहटी में दूर दूर तक फैले मैदानी क्षेत्र को घाटी कहते हैं। पहाड़ों की तलहटी में मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, वहां नीचे जो मैदानी क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। पठार, अब ये क्या चीज है, धरती का उठा हुआ वह पथरीला भाग जो लगभग समतल होता है पठार कहलाता है, जैसे दक्षिण का पठार। अब ये पहाड़ नहीं है, जमीन है, जमीन का उठा हुआ भाग है जो कैसा होता है, समतल जैसा ही होता है, इसको हम पठार कहते हैं। और दक्षिण का पठार बहुत ज्यादा फेमस है, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप किसी से पूछिए, या अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो उस पर सर्च करके देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं दर्रा की। दर्रा क्या होता है, पर्वत या पर्वत श्रेणियों में ऐसे तंग रास्ते को दर्रा कहते हैं जहां से पर्वत श्रेणी को पार किया जा सकता है।
आप समझो कि ये देखो पहाड़ पहाड़ है, अब इनके बीच में छोटी सी पतली सी जगह है, ये समझ लो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी पतली सी गली जा रही है, ठीक है, वहां आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, इतनी चौड़ी नहीं है, बस आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल जा सकते हो, तो भाई वो हमारा क्या होगा, दर्रा हो गया। ऐसे समझ में आ गया आपको दर्रा क्या होता है। अब बात करते हैं जलप्रपात या झरना। जब कोई नदी पहाड़ी या पर्वतों से नीचे गिरती है तो गिरते हुए स्थान के दृश्य को जलप्रपात कहते हैं, इसे झरना भी कहते हैं। कई सारे लोगों ने झरना तो देखा होगा ना, झरना आपने देखा होगा किसी वीडियो में चलता हुआ, आजकल मूवी पिक्चरों में बहुत जगह पे दिखाई देता है कि ऊपर से पहाड़ों से ऊंची जगह से, बहुत ऊंची जगह से पहाड़ों से पानी गिर रहा है, ठीक है, तो उसको झरना कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित विभिन्न देशों एवं भूभागों तथा महासागरों की स्थिति की जानकारी के लिए हमारे लिए निम्नलिखित प्रतिमानों को जानना आवश्यक है। अब प्रतिमानों को जानना भी आवश्यक है। प्रतिमान क्या होते हैं, हमने आगे ग्लोब पढ़ा था, हमारे ऑफिस में ग्लोब रखा है, तो वो ऐसा था, गोल गोल था, अब उसमें कुछ रेखाएं हैं, ये इस तरह से रेखाएं जा रही हैं या फिर ये इस तरह से रेखाएं जाती जा रही हैं, ये होती क्या है ये रेखाएं। अब इन रेखाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले है हमारी विषुवत रेखा। पृथ्वी के मध्य भाग में चारों ओर से गुजरने वाली काल्पनिक वृत्ताकार रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। मतलब जो हमारा ये ग्लोब है इसके मध्य भाग में जो एक रेखा जा रही है, इसके उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब दूसरा है अक्षांश रेखाएं, ये क्या होती हैं भाई। ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पर स्थित अनेक देशों स्थानों की स्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करती हैं। आप ये सब पढ़ने के लिए अपना चुपचाप से जाओ और सर जी से, मास्टर जी से, मैडम से, जो बैठा हो उनसे कहो मेरे को ग्लोब दे दो, मुझे ग्लोब दे दो। वो कहेंगे क्यों, किस लिए चाहिए, तो उनसे कहो कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे ये दिखाओ, मुझे ये पढ़ाओ, ये कहाँ क्या होता है, कौन सी रेखाएं हैं, तो उनसे पूछिए और पढ़िए। देशांतर रेखाएं, ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाएं और उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं। अब है कर्क रेखा, वह अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 23/5 डिग्री पर स्थित है, ये हमारी कर्क रेखा कहलाती है। मकर रेखा, वह अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर 23/5 डिग्री पर स्थित है, वह हमारी मकर रेखा कहलाती है। तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया। अपने अध्यापक से जाओ, उनसे कहो भाई मुझे मेरी धरती माता के बारे में बताओ, सब कुछ क्या होता है, कहाँ होता है। अब आते हैं इसके प्रश्न और उत्तर के बारे में। तो देखिए मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ा दिया है, अब इसमें से प्रश्न और उत्तर कैसे करने हैं ये आपका कार्य है, आपको ढूंढ ढूंढ के करना है। मैंने घाटी की परिभाषा बता दी, दर्रा की, सौर मंडल की, प्रायद्वीप, झील, झरना, ये सब बता दिया। पीछे वीडियो के जाओ और उनको देख के फिर से लिखो। रिक्त स्थान भरिया धरती के स्वरूप के मॉडल को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, ये तो मैं भी बता रही हूँ, फिर से पढ़ना किताब और लिखना। तो ये 1 2 3 4 ये चारों रिक्त स्थान आपको भरने हैं और ये करणीय कार्य है कुछ। ग्लोब का चित्र बनाइए और उसमें भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा तथा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव दिखाइए। आप दिखा लोगे क्या, नहीं दिखा पाओ तो सिंपल अपने ऑफिस में जाना और ये ग्लोब ले लेना और उसमें से पता लगा लेना कहाँ पर कौन सी रेखाएं जा रही है, ठीक है। आगे क्या है, ग्लोब बनाने के लिए एक दफ्ती लीजिए और रंगीन कागज चिपकाते हुए कुछ महाद्वीप व महासागर दिखाइए। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप दुकान पे जाओ, एक एटलस खरीद लाओ, बस आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा, सब कुछ। Call me a